एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एमआई हार्ट अटैक, दिल का दौरा, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्टर्नम के पीछे छाती में बहुत तेज दर्द उठता है, जो कि जीभ के नीचे नाइट्रेटस लेने के बाद ठीक भी नहीं होता उसके बाद भी। इसमें कार्डियक जो मांसपेशी के रक्त प्रवाह में रुकावट की वजह से उस हिस्से में की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को साधारणतः कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यह बीमारी पुरुषों में 45 वर्ष या अधिक अथवा महिलाओं में 55 वर्ष या अधिक की आयु में होती है। इसका मुख्य कारण धमनी कलाकाठिन्य है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा एनीमिया, कोरोनरी धमनी और रक्त का थक्का, प्रवेगी हृदय क्षिप्रता, बड़ी कोरोनरी धमनी में संकुचन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, थायराइड में गड़बड़ी, अधिक चिकनाई युक्त भोजन करने से लिपिड की मात्रा खून में बढ़ जाना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, चिंता, अधिक धूम्रपान, व्यायाम न करना, अधिक शराब का सेवन करना, चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीना इसके अन्य कारण हैं। बेहोशी की दवाएं, ऑपरेशन, बहुत ठंडा मौसम, कड़ी मेहनत, ज़्यादा भोजन का सेवन, मानसिक आघात आदि इस रोग के सहायक कारण हैं। ये अधिकतर अचानक होता है, पर कई बार इसके लक्षण पहले से ही नज़र आने लगते हैं, जिसमें अचानक उठने वाला एंजाइम का दर्द है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस है, या उसके समय का बढ़ना या जल्दी जल्दी आना शामिल है। चक्कर आना, जल्दी थकान महसूस होना, रक्तचाप अधिक रहना, मरीज को अचानक तीव्र छाती में दर्द उठता है। दर्द छाती के अग्रभाग में बीचों बीच सिकुड़ने जैसा लगता है, जो गर्दन और बाएं व कभी कभी दोनों कंधों व भुजाओं की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। यदि दर्द अधिक समय तक या तीव्र प्रकार का होता है तो हृदय पेशी के गल जाने की संभावना उतनी अधिक रहती है। रोगी को छाती पर जकड़न व भार महसूस होता है। बेचैनी, नाड़ी का तेज चलना व पसीना अधिक आना, शरीर का नीला पड़ जाना, कभी कभी उल्टियाँ आने लगती हैं, अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगती है। रोग के लक्षणों के आधार पर निदान में कोई कठिनाई नहीं होती। जांच कराने पर ईसीजी में बदलाव, सीरम एंजाइम एसजीओटी व एसजीपीटी का बढ़ना मिलता है। इनमें ईसीजी हार्ट अटैक की पुष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। इस रोग में 25% रोगियों की एकाएक मृत्यु हो जाती है। यदि छाती का दर्द तीव्र व लंबे समय तक बना रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो एवं साथ में मधुमेह रोग भी हो तो यह मरीज के लिए अच्छा नहीं है। रोग के प्रारंभिक 3 दिन भयानक होते हैं, जिसमें पहले के 24 घंटे रोगी के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। सर्वप्रथम हृदय की क्षति वाले रोगी को दर्द से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए और हृदय कंपन की अनियमितताओं को रोकथाम एवं उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। इसके साथ अन्य जटिलताओं की चिकित्सा करके रोगी को ठीक करने के प्रयत्न किए जाएं। हार्ट अटैक की स्थिति में तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दें, उसके कपड़े ढीले कर दें, कोई दर्दनाशक दवा दे दें, उसको मेडिसिन दे दें उसे। यदि वह पहले से इसका रोगी है तो उसके साथ सारिट्रेट की जो गोली है उसे तुरंत दे दें, उसको जीभ के नीचे रखकर चूसता रहे वो उसे। रोगी को कब्ज से बचाना चाहिए और हम लोग उसके मधुमेह का परीक्षण करा सकते हैं। मधुमेह का परीक्षण कराएं। उच्च रक्तचाप की उचित चिकित्सा करनी चाहिए। उचित समय पर डॉक्टरी इलाज या उचित खानपान और रहन सहन की आदतों में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए तो दिल के दौरे से बचा जा सकता है।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आहार में कैलोरी की मात्रा थोड़ी कम ले सकते हैं, कि थोड़ा कैलोरी कम लें। और हम क्या करें कि शारीरिक परिश्रम है थोड़ा सा ज़्यादा करें। प्रतिदिन 1 घंटा भी अगर हम लोग फुर्ती से पैदल चलने से भी कोशिश करते हैं तो वजन घटता है, अगर फुर्ती से ही पैदल चलते हैं तो। और बिना फालतू का अनावश्यक चर्बी का जमाव कम करें। पैदल चलने से, तेज़ तेज़ पैदल चलने से भी वजन कम होता है और अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है। खोए की हम लोग मिठाई है, जैसे खोए की मिठाई है, श्रीखंड आते हैं, रबड़ी आती है, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, कुल्फ़ी व आइसक्रीम, चीज़ हो गई, मक्खन, मलाई, ये सब चीज़ें हैं, इनका हम लोग कम से कम सेवन करें, इतना ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा श्रम वाला जो कार्य है, तुरंत बात नहीं करना चाहिए कि खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग कोई श्रम वाला कार्य करें, कोई मेहनत वाला काम करें। नियमित रूप से हल्का ही व्यायाम करना चाहिए। मानसिक तनाव एवं क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वजन को कम करें। धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए। मदिरा का त्याग कर दें। सहवास कम से कम करें, ये ध्यान रखें। एक उम्र बढ़ जाने के बाद ये एक खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि स्थिति तो नहीं मान रही पर मानसिक रूप से इससे कमज़ोर होते हैं, दिल कमज़ोर होता है। किसी भी सिचुएशन में उग्र हो जाने पर पैल्पिटेशन महसूस होने लगती है, शरीर कांपने लगता है। अब ऐसी स्थिति में स्वयं को संभालना बहुत ज़रूरी साबित होता है। आधुनिक चिकित्सा में तो हम कहें कि रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल भेजना चाहिए, उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाना चाहिए। दर्द को काबू में लाने के लिए इंजेक्शन फोर्ट-1 फिनरगान मांसपेशी में दिया जाता है। यदि इससे लाभ न मिले तो इंजेक्शन पोनेस्टिल 750 मिलीग्राम और आईवी ड्रिप से 1 घंटे में दिए दें। ये डॉक्टरों की प्रक्रिया है, ये स्वयं ना करें। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक हृदय की ऐसी असामान्य एबनॉर्मल स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियां पूरी तरीके से संकुचित नहीं होती हैं और हो ही नहीं पाती हैं, सिकुड़ नहीं पाती हैं। ऐसा होता है जिससे शरीर में क्या रहता है कि रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन के कम होने से उसकी जो मेटाबॉलिक यहाँ पे कहें उपापचय जो ज़रूरत है वो पूरी ही नहीं हो पाती है। अब यह एक हानिकारक आपातकालीन स्थिति है। इससे सामान्य बोलचाल में हम कहें दिल का फेल होना कहते हैं कि दिल फेल हो, CHF कहेंगे इसे। तो रोग के जो प्रमुख कारण हैं ये मुख्य रूप से 3 कारणों से हो सकता है। एक तो मायोकार्डियल जो आर्टरीज है उनकी कोई डिजीज हो गई है। 70% केसेस में यही होता है। किस तरीके से हुआ? रक्त के दबाव बढ़ने पर होता है, रक्त की मात्रा यानी वॉल्यूम बढ़ने पर होता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे रूमेटिक हार्ट डिसीज है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, मायोकार्डाइटिस है, अनीमिया हो गई या फिर रक्ताल्पता, थायरोइडोटॉक्सिकोसिस है, कोरोपल्मोनल है, गर्भावस्था की अवस्था से, फ्लूइड ओवरलोड है, अत्यधिक रक्तस्राव, औषधि का अत्यधिक प्रयोग करते हैं दवाइयों का, या फिर डिजिटलिस का भली प्रकार प्रयोग न करने से अधिक मात्रा खतरनाक होती है ना उसकी, इसलिए या इन्फेक्शन है, या इन्फेक्शन यानी संक्रमण है। तो इस रोग में क्या कहते हैं, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है शुरुआत में, और सांस देर से लेने पर रोगी मजबूर हो जाता है इसके लिए। और कहें साधारण प्रकार की एक नीलिमा सी है
और नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नाड़ी असंतुलित हो गई है, अनकंट्रोल हो गई है नाड़ी। कभी कभी ऐसी स्थिति लगती है कि धक 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 कुछ अनकंट्रोल वे में चल रही है, वो ऐसा रहता है। और दाहिनी ओर के हृदय की क्या कहते हैं, विफलता के कारण गर्दन की जो जुगलर सिराएं हैं उन पर क्या रहता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है। यकृत के स्थान पर क्या, जहाँ पर यकृत है, हमारा यकृत है, यकृत के स्थान पर थोड़ा सा दुखने जैसा लगता है कि दुख रहा है, इस तरीके से लगता है। और हम लोग पैरों में हल्की सूजन रहती है, अंगुली को दबाएंगे तो उनमें गड्ढा सा पड़ जाता है, दबाव और गड्ढा पड़ जाता है। रोगी को रात में कई बार पेशाब जाना पड़ता है। कई बार वो रात को सोते समय उठ जाता है, उठ के बैठना पड़ता है उसे, और उसको एकदम से ऐसा लगता है कि उसके गले में कुछ अटका हुआ सा है और छाती जकड़ी सी लगती है उसको, ऐसा लगता है। वह उठ के लंबी लंबी सांस लेता है। रोग के पुराने होने पर क्या रहता है, शरीर में सूजन आ जाती है पूरे में। इस रोग में क्या रहता है, जो ग्रीवस रक्तदाब का बड़ा होना होता है, रक्त परिसंचरण का समय लंबा होना होता है, एक्सरे चित्रण में हृदय का बड़ा हुआ मिलता है, बड़ा हुआ पाया जाना होता है। और हाइलर शैडो एवं फुफ्फुस क्षेत्रों के बारे में बात करें तो परिपूर्णता की प्रधानता रहती है। रोग की पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस रोग को निम्न लक्षणों एवं चिन्हों से हम पहचान सकते हैं। जैसे मान सकते हैं कि श्रमजन्य, यानी हम लोग श्रम कर रहे हैं, उससे श्वास कष्ट आ रहा है, यानी सांस लेने में कष्ट हो रहा है। ये अक्सर बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि रोगी को बैठे या खड़े होने की स्थिति में सांस लेने में कष्ट होने लगता है। इस रोग में किन्हीं कारणों से दाहिना जो निलय है, यानी आरवी है, वो कार्य नहीं करता है, तो बायां भी क्रियाहीन होकर क्या करते हैं, हस्तथंब हो जाता है। यदि समय पर रोगी की चिकित्सा नहीं हो तो मरीज कार्डियोजेनिक शॉक होते हैं जो, उसमें चला जाता है। इस रोग में तीव्र रीनल फेलियर की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, कि तीव्र रीनल फेलियर भी हो सकता है। फेफड़े के निचले भाग में हमें खरखर की ध्वनि सुनाई देती है, या कहें कि क्रेपिटेशन लगता है हमें। जिगर बढ़ा हुआ होता है और छूने से दुखता है। पैरों में सूजन रहती है, गर्दन की सिराएं बड़ी हुई सी लगती हैं। भुजा से जिह्वा तक, हम लोग कहें भुजा से जिह्वा तक, रक्त संचार के समय में वृद्धि एवं हृदय का आकार बढ़ा हुआ होता है। कार्डियोजेनिक शॉक जो मैंने बताया उसमें, वो सबसे खतरनाक इमरजेंसी रहती है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें मृत्यु दर कम से कम कहें तो 50 से लेकर 80% मृत्यु दर है कार्डियोजेनिक शॉक में, यानी इतने चांसेस मृत्यु के हो जाते हैं, 50 से 80%। तो मरीज को यहाँ इसमें क्या करते हैं कि अगर हम लोग को चिकित्सा करानी तो जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। मरीज को पूर्ण विश्राम आवश्यक है पहली बार, और बाद में उसे सहारे से 45 डिग्री से 60 डिग्री के कोण पर बिठाना चाहिए। खाना उसे बहुत हल्का देना चाहिए, हल्का पोषक तत्व दें। पहले कुछ दिन कम नमक का खाना दें उसे, बिल्कुल कम नमक का खाना। शरीर में पानी की मात्रा देखते रहें, चेक करना पड़ेगा हमें। यदि मूत्र कम आ रहा है तो ड्रिप दें फिर उसे, ठीक है ना। यदि इन्फेक्शन हो तो उचित एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ये सारी व्यवस्था डॉक्टरों की निगरानी में की जाती है। ये एक आपातकालीन स्थिति है असल में, अतः रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती कराना ही उचित रहता है। हम इसके बाद नेफ्रोलॉजी यानी जो मूत्र संस्थान के रोग हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इस क्रम में और हम लोग नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाएंगे। आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।